10 मार्च को क्या होने वाला है, बस थोड़ी देर में आपको इसका एक इशारा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे या अखिलेश, पंजाब में चन्नी रिपीट होंगे या भगवंत मान मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी या हरीश रावत, गोवा में बहुमत वाली सरकार या हंग असेंबली होगी। एक दो नहीं बल्कि दो एग्जिट पोल केवल इंडिया टीवी पर आप देखने वाले हैं। सीएनएक्स और ग्राउंड जीरो रिसर्च का ये एग्जिट पोल आंकड़ों की जुबानी, रुझान की जुबानी आप समझेंगे कि किस करवट राजनीति का ये ऊंट बैठा है। उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बनाने वाले हैं या फिर उनकी सरकार जाने वाली है, परिवर्तन आने वाला है, बड़ा सवाल है। अच्छा, स्क्रीन को आपको थोड़ा आज गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने आपको बताया एक नहीं दो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का डबल डोज है। तो जैसे आपको ऊपर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की टैली है, यहां उत्तर प्रदेश के आंकड़े एग्जिट पोल के आएंगे और साथ साथ ये भी आपको पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी का सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो रिसर्च का या फिर सीएनएक्स का। तो ये और ऐसे ही स्क्रीन के एक और आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर आपको मणिपुर जो है वो दिखाई दे रहा है और नीचे बॉटम में आपको पंजाब की टैली दिखाई दे रही है। और इन सभी जगहों पर यानी चारों कोनों पर आपको ध्यान देना होगा एजेंसी पर। हमने दो एजेंसियों के साथ टाई अप करके ये दो एग्जिट पोल आपके लिए आज दिखाने का इंतजाम किया है और ये थोड़ी देर के बाद डेटा जो है वो आना शुरू हो जाएगा और एक एक करके आपकी स्क्रीन पर भी वो दिखना शुरू हो जाएगा। और एग्जिट पोल मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि बिल्कुल सटीक साबित होते हैं और हर बार सटीक साबित होते हैं, लेकिन एक इशारा जरूर बता देते हैं और इसीलिए इन दो एग्जिट पोल से आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि किस राज्य में आखिर किस ओर जनता जाती हुई दिखाई दी है। दिलचस्पी साफ कहें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को लेकर है, उसके बाद पंजाब को लेकर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव इन दोनों ही राज्यों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, आपने देखा कैसे पूर्वांचल की ही लड़ाई में 3-3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने क्षेत्र में आकर डेरा डाले रखा। और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, गठबंधन के सहयोगियों के साथ एक कलरफुल बुके लेकर वो निकले। उन्होंने कहा कि हर रंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब वो रंग कितने रंगीन दरअसल इन नतीजों में भी नजर आएंगे, इस एग्जिट पोल में भी नजर आएंगे, ये देखने वाली बात है। अच्छा, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वोटिंग कितनी हो चुकी है और पिछले चरणों में कितनी वोटिंग हुई थी और फिर उसके बाद हमारे जो मेहमान है उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेटा समझना कितना इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल में आज 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अभी तक 47% लोगों ने अपना वोट डाल दिया। हालांकि आंकड़ा 2 बजे तक 3 बजे तक का है तो आगे इसका बढ़ना तय है और आखिरी 2 घंटे का मतदान अभी बाकी है। आजमगढ़ में 45%, भदोही में 47% वोट हो चुका है, चंदौली में 51%, गाजीपुर में 46%, जौनपुर में 47%, मऊ में भी इतना ही, मिर्जापुर में 45%, सोनभद्र में 50% और वाराणसी में 44% मतदान अब तक हो चुका है। वोटिंग का वक्त शाम 6 बजे तक का है, यानी ठीक 1 घंटे के बाद जहां मतदान की ये ईवीएम लॉक होंगे, वैसे ही एक एक करके हम अपने एग्जिट पोल का विश्लेषण, नतीजे, रुझान आपके सामने रखते जाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ चुनाव विश्लेषक शशि शंकर हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी शशांक यादव हमारे साथ हैं, तो वहीं आरएलडी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए संदीप चौधरी, बीएसपी की ओर से प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी और राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ प्रमोद सिंह जी जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले पार्टियों का ही रुख समझते चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक जी हमारे साथ हैं। पाठक साहब, कितनी उम्मीदें आपको उत्तर प्रदेश के इन चुनावों से? जनता आपको आपकी झोली में क्या देने वाली है? देखिए, तो मैंने तो पहले दिन से ही एक बात कही है, क्योंकि मैंने जितना चुनाव को जमीन पर देखा है तो उस नाते मैं एक बात को कह सकता हूं कि 2014, 2017, 2019 से अलग कहीं यह चुनाव नहीं दिखाई पड़ा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो पहले समर्थन और जो पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास था, और अब उसमें अगर हम एक प्रकार से कहें तो आज योगी जी का भी एक अपने आप में एक जो जनविश्वास लोगों के प्रति दिखाई पड़ा है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि पिछली बार से भी अधिक सीटें भी यदि आएंगी तो कोई पाठक जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में प्रचंड मोदी लहर थी, उनके नाम पर भी एक हवा दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार विश्लेषकों का यह कहना है कि लहर जैसी कोई बात कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई थी। नहीं, देखिए 2017 में भी जो लहर की बात आप कर रहे हैं तो ये लहर जो है चुनाव के पहले किसी को नहीं दिख रही थी, तो जब रिजल्ट आए तब लोगों ने इस बात को कही लहर है।
तो चुनाव एग्जिट पोल में ही आपने देखा होगा कि पिछली बार इस प्रकार से नहीं दिखाया गया था, लेकिन हम लोग उस समय पर भी देख के इस बात को कह रहे थे। 2000 जब 19 आया था तो 19 में भी इसी प्रकार की स्थिति, जैसी स्थिति आज है 19 में भी इसी प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ी थी। पहली बार इस प्रकार को देखने में आया था कि जब हम लोग जाते थे तो गांव में अपने आप से ही लोग बोल देते थे। तो कुल मिलाकर एक सबसे बड़ा जो विषय था सुरक्षा, और उसके बाद जिस प्रकार से जो सरकार की जो योजनाओं का जो और नीचे तक पहुंचकर और जिस प्रकार से बगैर किसी भेदभाव के जो उनका वितरण हुआ है, न जात, पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ, न जाति देखी गई न संप्रदाय देखा गया। नहीं, इससे पहले तो हमेशा देखने में आया था जिसकी सरकार होती थी बस उन्हीं की जातियों को लाभ मिल जाता था, हर प्रकार का, और एक संप्रदाय विशेष को मिल जाता था। इसके अतिरिक्त बाकी सारी जातियां देखते रह जाती थी। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सबको एक साथ में सारी योजनाओं का लाभ सबको मिला, कानून एक नजर से सबको देखा गया। कोई ये नहीं कि नहीं सरकार का करीबी है, ये नेता का करीबी है। तो इन सब चीजों से एक लोगों पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है, और मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति जो लोगों का जो विश्वास जो मजबूत दिखाई पड़ा है, उसका परिणाम इस चुनाव में मुझे मिलना चाहिए। पाठक साहब, यहाँ पर हमारे साथ बसपा के और सपा के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। मैं सपा के मेहमान के पास आपकी बात जानना चाहता हूँ। ये आपकी आधी बात से तो सहमत होंगे कि लहर है, हालांकि कहते हैं लहर उल्टी चल रही है, आपकी विपरीत दिशा में लहर चल रही है। और मुद्दे जो आपने बताया अभी, उस पर इनकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा शशांक जी की। लॉ एंड ऑर्डर आपने बताया, आपने कहा हमारी विकास योजना जो जमीन तक पहुंची है, और सबसे बड़ी बात मोदी जी का, योगी जी का चेहरा। शशांक जी, देखो इनकी भी लहर है, इनकी लहर एक विशेष जाति और संप्रदाय विशेष है। अच्छा ठीक, लेकिन इसके बारे में पाठक साहब आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं शशांक जी, सुनिएगा। बहुत शानदार तरीके से बीजेपी ने एक लाभार्थी कैटेगरी निकाल दी वोटर्स की, और इसकी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग भी करी। आप मेरे को बताओ, पूरे हिंदुस्तान में जब से आजाद हुआ है तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हुई है, लाभार्थी सभी के रहे। लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने जिस एक बहुत होशियारी के साथ एक लाभार्थी वर्ग एक टर्म ही निकाल दिया, और उसको इतना ज्यादा प्रचारित करने का प्रयास किया कि जैसे पहले कभी कोई काम ही नहीं होता था। लेकिन लाभार्थी वर्ग की ही मैं अगर इस बात करूं, जैसे अभी पाठक साहब कह रहे थे कि साहब बहुत हमने काम किया, तो जैसे उज्ज्वला का ही उदाहरण ले लीजिए। उज्ज्वला आपने बांटी, नो डाउट, 4-5 बड़े मेट्रोज में पाइपलाइन के कनेक्शन हुए, सिलेंडर्स खाली हुए, एक बहुत शानदार तरीका निकाला बिजनेस एक्यूमेंट का कि उज्ज्वला गैस बांटी भी। लेकिन बांटने से लेके और आज की तारीख तक स्थिति ये हो गई कि आदमी के 80% लोग कि जेब में 1000 रुपया नहीं है जो सिलेंडर को भरा सके। उसके बाद ग्राउंड पर आपने प्रधानमंत्री आवास का एक उदाहरण लिया, साहब हमने बहुत जबरदस्त तरीके से आवास बांटे। लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जानकारी करो तो उसके दिमाग में इंप्रेशन यही आता है जो लाभार्थी है कि, और इसको पता भी कर लीजिएगा, वो जब तक प्रधान के 10 चक्कर नहीं। शशांक जी, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है उनके। जी धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए चौधरी साहब। आता कौन है कभी इन प्रिंसिपल, आप कितना भी कह लो कि साहब हम डीबीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इतने मैटर आए, मैं चूंकि एडवोकेट भी हूँ, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई कि प्रधान लोग खड़े हो गए और पैसे जो है वहां बैठ के पहले निकलवाए गए, या ठेकेदार ने कहा कि पहले पैसे यहाँ जमा करो, और एक ही आदमी बनवा रहा है। तो वो ठीक है, इन्होंने प्रयास किया अपनी तरफ से, और लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इन सब चीजों से ऊपर जो था, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और जो 11-11 बार जो पर्चे आउट हुए, तो युवाओं के अंदर जो हताशा थी, और सबसे बड़ी चीज है कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी वो जिस तरीके से उनका लगा कि वो कहीं ना कहीं दबाव में महसूस किया। साहब आपकी बात बीच में क्योंकि आपके सिग्नल में प्रॉब्लम आई थी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने काम करने की कोशिश तो की लेकिन बाकी मुद्दे हावी पड़ गए? नहीं, काम कौन सी सरकार है जो नहीं करती है? कौन सा इन्होंने नया काम किया? मुझे वो सरकार बताइए जिसने आज तक कोई काम ना किया हो। ये तो आपकी सरकार बताते हैं कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया था। अरे तो हम कह रहे हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया। वो तो अगर खाली वर्बल आर्गुमेंट करना है तो एक अलग बात है। हमने जब काम किया था तो हमने 6.8 जीडीपी छोड़ी थी उत्तर प्रदेश की, और आप 1.8 पे आके चले गए। तो वो अगर आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक करेंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। मैं लंबी बहस में नहीं जाना चाह रहा, और साथियों को भी बोलना है। मैं बड़ा साधारण सी बात कर रहा हूं कि
इन्होंने जिस होशियारी के साथ एक लाभार्थी वर्ग की मार्केटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन जनता के सामने जो हकीकत वाले मुद्दे थे वो ज्यादा हावी रहे। चलिए ठीक है, इसका जवाब पाठक साहब से ले लेंगे। आपने कहा ये जो ये बताते हैं लाभार्थी वर्ग एक कैटेगरी है वोटर की, उसकी हकीकत बयां कर रहे हैं शशांक यादव जी। धर्मवीर चौधरी जी की पार्टी की शुरुआत से शिकायत रही कि सबने कहा कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी ने चुनाव के बीच में कहा एक इंटरव्यू में कि नहीं, मायावती जी की पार्टी का एक अहम रोल है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उनका एक बड़ा स्ट्रांग बेस है और उनको भी वोट मिलेगा। तो बड़ी चर्चा हुई थी कि अमित शाह जी आखिर अचानक बीच चुनाव में बसपा की तारीफ क्यों करने लगे चौधरी साहब? सौरभ जी, ये अमित शाह जी की हताशा और निराशा बीजेपी ने स्वयं मान लिया कि हमसे बेहतर परफॉर्मेंस बीएसपी कर रही है। उनको हमारा जो बेस वोट है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है पिछले 20-25 वर्षों से, प्लस मुस्लिम समाज के, सर्व समाज के, क्योंकि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी बड़ी पार्टी है जो किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करती। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ में आगे चलते हैं और सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जाति और धर्म की राजनीति करती हैं और जाति और धर्म की राजनीति को जनता ने नकार दिया। इसीलिए अमित शाह जी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रदेश में अमन चैन चाहती है, वो जाति और धर्म में बट करके भाईचारे को खराब नहीं करना चाहती। ये गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, यहाँ पर राम रहीम कृष्ण पैदा हुए, ये वो देश है जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए। तो आज प्रदेश की जनता बीजेपी से पूछ रही है कि बेरोजगारी का आलम इतना क्यों है, युवाओं को लाठियां खाने को मिलती हैं, आज जो महंगाई की दर है वो इतनी ज्यादा क्यों है, ये प्रदेश की जनता बीजेपी से पूछ रही है। और इसी कुशासन के खिलाफ जो किसान अपनी आय का वाजिब मूल्य मांग रहा था। साहब, सवाल ये है कि अगर इनका राज कुशासन था तो वो जो नाराज लाठी खाने वाला आपने वर्ग बताया, वो जब वोट डालने गया तो वो हाथी का बटन दबाएगा या साइकिल का बटन दबाएगा? निश्चित हाथी का बटन दबाएगा, क्योंकि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की आय को दुगना किया, हमने 125 रुपए से 250 रुपए गन्ने का मूल्य किया, हमारे समय में 20 लाख युवाओं को रोजगार मिला, बैकलॉग की भर्तियां भरी गई। इनकी सरकार में क्या हुआ? 12 लाख पद खाली पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संवैधानिक तरीके से दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ के फेंक दिया था। ठीक। और ये दंगों में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। एक चश्मा लगा रखा है हरा और एक ने भगवा कलर का चश्मा लगा रखा है। तो ये जो 80-20 की लड़ाई लड़ रहे थे, इनको किसी को 80 चौधरी साहब, आपने बड़ी बात कह दी है कि एक ने भगवा रंग का चश्मा लगा रखा है, एक ने हरे रंग का चश्मा लगा रखा है। संदीप चौधरी भी आरएलडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, ठीक है। आप ये कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। दो बातें हैं संदीप चौधरी जी, दोनों का जवाब दे दें। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था उसने बीएसपी का बटन दबा दिया, क्योंकि एक ने तो भगवा रंग का चश्मा चढ़ा रखा है, दूसरे ने हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है। वो कह रहे बहुमत की सरकार बीएसपी की आने वाली है। मीनाक्षी जी, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी बात हो रही थी कि देश के प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट की बात की। हमारे साथी बैठे हैं सुब्रत पाठक जी, पहले चुनाव हार चुके हैं लेकिन लहर में चुनाव जीत करके आए। इनको आज भी लहर दिखाई देती है, लेकिन वो लहर का समय चला गया है। उसके लिए मीनाक्षी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मॉडल, यही विकास। संदीप जी, शायद आपके पीछे टीवी चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, नॉइज आ रही है। अगर आपके पीछे चल रहा है तो उसको बंद करा दें। हेलो, आवाज आ रही है अभी? आप बोलिए। बस टीवी की ऑडियो म्यूट करते हैं, आप अपनी बात रखें जी। हाँ सौरभ जी, मैं ये कह रहा था कि यही मॉडल लेकर बीजेपी बंगाल गई थी, यही मॉडल लेकर बीजेपी दिल्ली में थी, यही मॉडल लेकर झारखंड में थी, यही मॉडल लेकर के छत्तीसगढ़ में थी, यही महाराष्ट्र में था, यही राजस्थान में था। आपके सामने सब के रिजल्ट कहीं बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। और उसी कड़ी में जब इतना बड़ा
जो आंदोलन था किसान आंदोलन भी नहीं था, अब किसान आंदोलन भी है, अब हाथरस भी है, अब लखीमपुर खीरी भी है, अब आपके टैनी की करतूत भी आपके सामने है, अब आपके कुलदीप सेंगर की करतूत भी आपके सामने है। तो आप मुझे बताइए किस वजह से और कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो चुका है। हाँ, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि वो लहर में आई हुई सरकार थी, लेकिन आज की तारीख में लहर नहीं है तो बीजेपी भी नहीं है। और मैं देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, बेरोजगारों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। ठीक जवाब देंगे आपको सांसद साहब सुब्रत पाठक जी। पाठक साहब, आपको आवाज मिल रही है? प्रकार की इन्होंने बात कही है कि लहर में आई हुई सरकार थी। बोलिए सर। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, बोलिए। हाँ, तो कुल मिलाकर ये कुल मिलाकर जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि लहर में आई हुई सरकार थी, तो लहर में सरकार कोई एक बार आती है। 2014 में लहर आई थी, और जो लहर 2014 में आई थी वो साफ दिखाई पड़ी थी। 2017 का चुनाव वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तब तक की सरकार के काम के आधार पर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुशासन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी। 2019 में मोदी और योगी दोनों सरकारों का काम देख के उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन को हराने का काम किया था। और 2022 का भी चुनाव जब हम कहेंगे तो निश्चित रूप से 2022 में जब ये जैसे राम की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से राम पर और काम पर दोनों आधार पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर जनादेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से दिन रात एक करके जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जो कानून के राज को स्थापित किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। और जब ये चुनाव बाइपोलर हो गया, तो सपा और भाजपा के सामने जब चुनाव हो गया, तो निश्चित रूप से फिर सपा और भाजपा के पक्ष में चुनाव गया। आप कह रहे हैं बाइपोलर, वो तो कह रहे हैं कि वो उनको उनकी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, बसपा की। गुंडे, माफिया, ये जिस प्रकार के अराजक लोग थे, दंगा करने वाले, ये जो अराजक लोग जितने भी थे वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में जितने भी दावा है, लेकिन एक तरफ जो नजर मेरे ख्याल धर्मवीर चौधरी साहब की नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पाठक जी, धर्मवीर चौधरी सुनिए, पूज्य योगी जी ने कहा है कि आप हरे और भगवे की बात कर रहे थे, मैंने अभी नोटिस किया पाठक साहब के कपड़े में हरा भी है और भगवा भी है। तो दोनों रंगों के साथ आज पाठक साहब जो है इंडिया टीवी पर आए हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। प्रमोद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। धर्मवीर जी, देखिए आपकी बात आ गई है, थोड़ा चर्चा को वृहत करते हैं। हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं। ये हरा और भगवा में पड़े, हरा और भगवा में पड़े रहे हैं। ये देश में कानून का राज है, एक संविधान है। ये संविधान पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ है। इस संविधान का बुलडोजर बाबा का बुलडोजर, भाजपा की सरकार ने इन संविधान को अच्छा सा लागू किया है। निश्चित रूप से जो गुंडागर्दी करेगा, ठीक है, लड़ाई में नहीं जाते हैं धर्मवीर जी। देखिए लड़ाई तो मैदान पर हो चुकी है। अब 45 मिनट का मतदान और बाकी है। ईवीएम लॉक हो जाएंगे और 10 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन आज हम एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपकी बात आ गई है। प्रमोद जी, मैं थोड़ा सा बात आगे बढ़ाती हूँ। अब वो जो हरे और भगवे चश्मे की बात चल रही है, पाठक साहब तो हरा और भगवा दोनों पहनकर आज आ गए। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे वाकई में हावी रहे क्या? लोग जब वोट करने के लिए पहुंचे तो ये उनके दिमाग में था? अब जैसे धर्मवीर जी कह रहे हैं, सवाल यह है क्या जनता ने इनके नीले रंग का चश्मा लगाया है? मुझे तो दिखा नहीं। तो मुद्दा जो है अब की जो चुनाव है, कहीं कहीं बीएसपी प्रस्तुत करते हैं, ट्रायंगुलर फाइट में है। लेकिन जहां तक है यूपी का जो चुनाव है 2 हॉर्स रेस है। बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। तो अब अखिलेश जी की पार्टी ने चुनाव तगड़ा लड़ा है। मेरा मानना है कि मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य अच्छा होता है और भी जो पार्टी के बड़े नेता थे। माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। धर्मवीर जी देखिए, सुनना भी चाहिए, हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। नेतृत्व होता है, वो लड़ाई अच्छे से लड़ी जाती। और बीजेपी के पास चूंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब आप प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 28-29 साल हो गया प्रोफेशन में, तो हम लोग भी ये देखते हैं भाई आपने ऐसा क्या किया कि जनता आपसे नाराज होगी, आपने ऐसा क्या किया कि जनता आपसे खुश हो गई। तो उसी पे आप पैरामीटर देते हैं, 10 में आप कितना नंबर देंगे।
और सपा की सरकार चूंकि 5 साल पहले थी, बीजेपी की सरकार 5 साल अभी चली है। अब अखिलेश जी में और योगी जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश जी भावी मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री थे, अब मैच्योर हो गए हैं। तो अभी लेकिन अब जो फाइनल नतीजे, अब तो बैलेट 40-45 मिनट का पोल और है और उसके बाद मतपेटी बंद जाएगी। 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गांव में कहते हैं हमारे किसान नाई ठाकुर कितने बार, कहें बाबू सामने आ गए, जब बाल कटेगा पता लग जाएगा कितने आ गए। तो उसमें लड़ाई तो तगड़ी है ठीक। अब लेकिन अब सब पार्टियों का अपना, सुब्रत पाठक जी की पार्टी जीतेगी या हमारे शशांक यादव जी सपा के जो प्रवक्ता हैं वो भी अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी दावेदार, सबसे बड़ा निर्णायक पक्ष है वो जनता का होता है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 10 तारीख को जब दोबारा फाइनल रिजल्ट आएगा फिर बात होगी। नहीं, आज देखिए सब अनुमान हर किसी का अपना अपना भी, आपका भी होगा। अभी आप बता नहीं रहे, थोड़ी देर में आपसे पूछेंगे आपका क्या अनुमान। मेरा अनुमान है तो मैं तो एज स्लाइड क्या, मैं थोड़ा सा एज दे रहा हूँ। रूलिंग बीजेपी को, रूलिंग पार्टी को थोड़ा एज दे रहे हैं आप। चलिए ठीक। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बात ये, हर पार्टी का अपना अपना दावा है। बीजेपी भी कह रही है क्लियर मेजॉरिटी, और ऐसे ही सपा और बसपा दोनों पार्टियों का भी अपना अपना ऐसा ही आकलन जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्रेक से पहले आपने देखा सुब्रत पाठक जी ने बहुत सारे मुद्दे बताए कि उनका दावा क्यों ज्यादा मजबूत है। शशांक यादव साहब, सवाल यह है कि ये वोट जो है ये इनसे नाराजगी का वोट है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, या लोगों को अखिलेश यादव को 5 साल याद आ रहे हैं? शशांक जी, आवाज मिली आप तक? फोन जो है उनका फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। प्रमोद जी को चर्चा में लाना चाहते हैं। प्रमोद जी बताइए, अगर इस बार हर सरकार का कोई ना कोई, सरकार से किसी ना किसी कोई निराशा तो होती है, इस सरकार के प्रति क्या एक बड़ा वर्ग है जिसको कोई नाराजगी है किसी विशेष वजह से? देखिए, हमने जहां जहां देखा, जो बात करी, तो कुछ पॉकेट्स में कुछ लोग मिले, लेकिन अगर एक पॉकेट में नाराजगी थी तो 4 पॉकेट में लोग खुश भी थे। कोरोना कालखंड के आने के बाद जो स्थितियां बदली हैं वो बीजेपी भी कहती है और सब हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि सरकार 3 साल में, अगर 5 साल में 3 साल निकाल, 2 साल निकाल दे तो 2 साल कोरोना फाइट करने में चला गया। फेज़ 1 फेज़ 2 बड़ा भयावह था, फेज़ 3 में स्थिति सुधरी, 2 में भी 2-4 दिन तक बड़ा लड़खड़ा, मतलब कि जब अचानक केसेस बढ़ने लगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर स्ट्रेस्ड हो गया था, फिर उसको सुधार आने में समय लगा। और उसके साथ फिर वो जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो थ्रस्ट है, जो हम लोग गांव में गए थे, जो उसके प्लस पॉइंट वो था कि जो गरीब आदमी है, जो डेली वेजर्स हैं, जिनका काम ठप हो गया था, उनकी रसोई की आग को इन्होंने जलाए रखा। उनको जो फ्री राशन का था कि 2 बार महीने में 2 बार वो मिलता रहा, तो उससे आप जिससे भी हमने मिला उसमें एक ये पक्ष था कि भाई हमको राशन मिल रहा, हमारा पेट भर रहा, हमारे बच्चे भूखों नहीं मर रहे। उसमें कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भी आते थे, ओल्ड एज स्कीम हो गया, बच्चों को वजीफा आ रहा है, या जो किसान सम्मान निधि है, तो उनकी जो है घर गृहस्थी चल रही थी। अब जब सेकेंड वेव खत्म, फर्स्ट वेव खत्म हुई, सेकेंड वेव से पहले जब स्थिति सुधरने लगी, सेकेंड वेव आ गई, फिर सेकेंड वेव को ठीक करते रहे तो थर्ड वेव आ गया। हालांकि थर्ड वेव में तब तक वैक्सीनेशन हो गया था, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। और आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से जो भी कुछ नुकसान हुआ आम आदमी का, उसकी भरपाई कुछ हद तक जो है इनकी सरकार कर पाई। इनकी सरकार ने किया। उसमें क्या किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, टीकाकरण ठीक किया, टर्शियरी हेल्थ केयर को ठीक किया, अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए और पीएसए जो प्लांट्स थे वो लगाए। तो अब स्थिति, अब जबकि आप यूपी का देखेंगे 24 करोड़ आबादी का देश है, इस समय जो वैक्सीनेशन के मामले में स्टेट एकदम सही, उन्होंने सबको टीका लगा दिया। पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान चल रहा है। शाम 5 बजे तक कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है आपको जानकारी दे दें। करीब 54% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आजमगढ़ की बात करें तो 52%, भदोही में 54%, चंदौली में 60% और गाजीपुर में 54% मतदान हुआ। और इसके अलावा जौनपुर में 54%, मऊ में 55%, मिर्जापुर में भी 55%, सोनभद्र में 57% वोट पड़ा है, वाराणसी में 53% वोटिंग हो चुकी है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपको हम दे रहे हैं। और आखिरी दौर में सबसे ज्यादा 60% मतदान जो है वो चंदौली जिले में हुआ है। वाराणसी में वोटिंग प्रतिशत फिलहाल बाकी जिलों के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। 53% लोगों ने ही अपने वोट डाले हैं।
3 भाग तो गए आखिरी ना, दौर जनता में पार्टी शाम हिल गई। 5 बजे तक का जो मतदान का आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शशि जी, अब देखिए मतदान का प्रतिशत आप देखिए और उसके बाद जो अभी तक आपने आकलन लगाया है जिसका खुलासा आप नहीं कर रहे हैं और करिएगा भी नहीं, उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आप क्या समझ रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज इस फेज में अच्छा हो रहा है। अभी तक 52% शायद हुआ है। अब मैं समझ नहीं पाया 4 बजे तक का शायद है ये। अगर ये 4 बजे तक है तो मुझे लगता है 6 बजे 60% क्रॉस करेगा। ये 5 बजे तक का है जब आप 5 बजे का है तो 6 बजे तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम जगह 60% क्रॉस करेगा। और आप देखिए गाजियाबाद, नोएडा, इन शहरों में 46% पोलिंग हुई थी। तो अगर बनारस के शहरी इलाकों में अगर 60% अधिक पोलिंग होती है तो मैं मानूंगा कि जरूर मोदी जी के रैली का वहां असर है, क्योंकि वहां पर जो जितने भी एमएलए थे बीजेपी के मैक्सिमम टिकट रिपीट हुए थे और सबके खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। कुछ एमएलए खिलाफ तो यहां तक लिखा गया था कि योगी जी, मोदी जी आपसे बैर नहीं लेकिन इनकी खैर नहीं। तो लेकिन मोदी जी वहां 2 दिन समय दिए। शायद मुझे लगता है कि ये रैली का असर है। अगर होगा तो शायद सारे एमएलए जो हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत, शायद बीजेपी बचावे। यानी आप ये कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी को यहाँ फायदा जी, होगा? अगर वो जैसे बनारस में बढ़ेगा तो बीजेपी को लाभ होगा, आजमगढ़ में अगर बढ़ता है तो सपा को लाभ होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जी जी ठीक है, तो थोड़ी देर में जैसे ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त होती है वैसे ही हम एक एक करके आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। और सौरभ, इस बार का ये एग्जिट पोल इसलिए दिलचस्प होने वाला है, हम ये कह रहे हैं ये ठीक वैक्सीनेशन की तरह एग्जिट पोल का भी डबल डोज है। पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक का डेटा भी सामने आ गया है। 54% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आजमगढ़ में 52%, भदोही में 54%, चंदौली में 60%, तो गाजीपुर में 54%, जौनपुर में भी 54% मतदान हुआ है। मऊ की बात करें तो 55% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 55%, सोनभद्र में 57% और वाराणसी में 53% मतदान हो चुका है। 15 मिनट के मतदान का समय और बाकी है। आखिरी दौर में सबसे ज्यादा 60% मतदान चंदौली जिले में हुआ है। वाराणसी में वोटिंग प्रतिशत फिलहाल कम दिखाई दे रहा है। अभी तक केवल 53% ही लोगों ने वोट डाला है। वाराणसी में कुल 8 सीटें हैं और जिसमें से सबसे ज्यादा शिवपुर में 56% वोटिंग हुई है। वाराणसी नॉर्थ और साउथ सीट पर 53% के करीब मतदान रहा है। रोहनिया में 53%, वाराणसी कैंट में सिर्फ 49% वोट पड़ा है। और यह आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं और अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। वोटिंग चंद मिनटों में जो है बंद होने वाली है और देखते हैं कि ये पिछली बार की वोटिंग का जो आंकड़ा है उससे ऊपर जाता है या नीचे रहता है। मऊ जिले की बात करें, मऊ में 55% वोट डाले जा चुके हैं। मऊ सदर सीट पर जहां से मुख्तार अंसारी के बेटे पहली बार चुनाव के मैदान में है, वहां पर 56% वोट पड़ा है। घोसी सीट जहां से दारा सिंह चौहान इस बार खुद बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां 55% वोटिंग हुई है। मधुबन सीट जो दारा सिंह चौहान 2017 में जीते थे, इस बार बीजेपी ने वहां से बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे को उतारा है और मधुबन सीट पर 54% के करीब वोटिंग हो चुकी है। अपने मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कही अब्बास अंसारी की, तो मुझे उनका एक लेटेस्ट वीडियो भी ध्यान आ गया जिसमें उन्होंने हिसाब किताब बराबर करने वाली बात कही। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, चर्चा का विषय रहा और इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी स्कोर करने की कोशिश करती रही। हमारे साथ जुड़े हुए शशांक यादव जी, बार बार लॉ एंड ऑर्डर के इशू को उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी ताकत ही यह है कि हमने गुंडाराज की समाप्ति कर दी। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं पूरी दुनिया में 112 सिस्टम केवल जो इन्होंने कर दिया डायल 100 से, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, जिसकी टाइमिंग को हम लोगों ने लाते लाते जब उसको किया, अब घटाते हुए 15 मिनट और घटना स्थल पे 10 मिनट तक पहुंचने की जो बात हो रही है, लूट की घटनाएं अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार कम हुई और उसका एक ही नतीजा है कि वो जो डायल 100 का एक जो बिल्कुल बड़ा साइंटिफिक कंसेप्ट रखा गया था कि विवाद पे जहां पहुंचे आपके, मैंने कहा ना कि हर चीज की मार्केटिंग करने में, अब यहाँ पर इतना टाइम तो है नहीं, 6 वो है कि अभी हम एनसीआरबी के डाटा की बात करने लगे। एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी को अपने प्रचार तंत्र पे बहुत भरोसा है और उसी का नतीजा है कि ये लोग इतने ज्यादा मैं कहना चाहिए कि घमंडी शब्द है, उसके लिए इतने ज्यादा घमंड में बोल रहे थे कि इनको ग्राउंड रियलिटीज मालूम नहीं थी। ये आज से 2 महीने पहले कोई मानने को भी तैयार नहीं था कि बीजेपी को चैलेंज भी मिल सकता है और आज की तारीख में ये है कि हम इस स्थिति में हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी हैसियत नहीं है। जनता जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, मैंने कहा कि उसने
प्रेफर किया कि जो उसके अपने जो दुख दर्द थे जिसको इन्होंने एड्रेस नहीं किया, और वही नतीजा है। वो चाहे फिर इसको ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इसका करें। आप कह रहे हैं कि इनको प्रचार पर ज्यादा भरोसा हो गया, जमीन से कट गए थे। जरा सुब्रत जी इस पर जवाब दें। पैरों तले जमीन नहीं और आपको खबर भी नहीं। नहीं, देखिए, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, इनको अधिकार है भाई बोलने का, किसी को मना तो किया नहीं जा सकता। और रही बात जमीन पे, तो हम लोग तो जमीन पे रहते हैं, बाकी जमीन पे कौन नहीं रहता है सबको मालूम है। 4.5 वर्ष लोग अपने घरों में रहे, उसके बाद 6 महीना पहले निकल कर आ गए। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का हमने पहले ही बात आप सबके बीच में अपनी बात रखी है, तो उस आधार पर अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सत्ता का कहीं के ऊपर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। कानून व्यवस्था हो या आम लोगों के ऊपर जिस प्रकार के लाभ का जो वितरण हो या अन्य जो भी स्थिति, कहीं पर भी कहीं भाई भतीजावाद नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, एक राजनीति के एक चरित्र का भी परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अलग अपना दिखाया है। हम सब ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री सपा बसपा के बने, वह मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके मकान की स्थिति क्या थी, उसके बाद बड़ी बड़ी कोठियां बनी। ठीक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने कोई अपने लिए न कोठी न मकान कुछ नहीं बनाया, और पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर अकेले 45 लाख लोगों के मकान बनाए। ये कोई अपने आप में, जब लाभार्थी की बात ये कर रहे थे तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसके पीढ़ियों में कभी मकान में नहीं रहा, पक्के मकान में, और ना अगली 2-3 पीढ़ियों में कोई उम्मीद थी कोई उसका पक्का मकान बन पाएगा, उसको जब पक्का मकान मिलेगा तो मोदी जी के प्रति उसका समर्थन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मैं जवाब लेता हूं। तो मोदी जी के कारण से, योगी जी के साहब, आपकी बात का जवाब चौधरी साहब से मैं लेना चाहता हूं, धर्मवीर चौधरी साहब से। अपने आप में आपने ये बीच में एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बार प्रचार में या किसी इंटरव्यू में कहा था, जो अभी आपने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री आते थे, पहले अपना घर बनाते थे, हमने लाखों कच्चे मकान में रहने वालों के घर पर पक्की छत दी है। गलत, गलत सौरभ जी, गलत। इन्होंने जो शौचालय की बात की, उस शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं थी, और प्रधान 5,000 रुपये लेता था एक शौचालय बनाने के नाम पर, जिसमें बीडीओ का भी और बाकी लोगों सेक्रेटरी का भी हिस्सा होता था। ये मैं स्वयं गवाह हूं इस चीज़ का। मेरे गांव में हमारी ताई जी से 5,000 रुपये ठग ले गया था प्रधान, और हमने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी ने शौचालय नहीं बनाए सौरभ जी, 2 कमरे के पक्के मकान बनाए जिसमें बालकनी भी थी, शौचालय भी था और 2 कमरे थे। ये 20 लाख मकान हमने बना के दिए, और करीब 80 लाख मकान अधबने खड़े थे जिस पर समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी। भूमिहीनों को पहली बार पट्टे काटने का काम अगर किया किसी सरकार ने, जब वो सर्व समाज के भूमिहीन, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ, तो ये किस मुंह से बात करते हैं डेवलपमेंट की, सबका साथ सबके विकास की बात करने वाली बीजेपी बता दे कि एक मुसलमान को भी इन्होंने टिकट दिया हो। क्या ये 22% लोग मुस्लिम समाज के लोग अपने तरक्की के हकदार नहीं है इस प्रदेश के अंदर? सुनिए ना, आज हम ये खराब नहीं लगता आपको एक राजनीतिक दल के, मैं ये केवल आपकी पार्टी के लिए नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए है कि आजादी के 70 साल के इतिहास के बाद भी आज की तारीख में भी शौचालय मिला या नहीं मिला गांव देहात में, ये सुविधा है या नहीं, इस पर भी चर्चा करनी पड़ रही है। हाँ, नहीं, इस पर चर्चा करिए, इस पर चर्चा करिए कि यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है और वहां पर जो है 25 लाख में एमबीबीएस होता है। इस देश में जो है आप कितनी पढ़ाई के नाम पर पैसा वसूलते हैं प्राइवेट संस्थान, इस पर चर्चा करिए। इस पर चर्चा करिए कि ये SC ST के लोग इस देश में कितने वाइस चांसलर बने हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं SC ST के लोग, इस पर चर्चा करिए। और इस पर चर्चा करिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों से आप पकौड़े तल लीजिए, 250 रुपए का तेल सरसों का तेल में, गैस भी नहीं है उनके पास में, इस पर चर्चा करिए। इस पर चर्चा करिए कि छुट्टे जो पशु घूम रहे थे फसलों को चरते हुए, ये कौन रोकेगा, किसकी जिम्मेदारी है, इस पर चर्चा करिए। बहुत चर्चा हुई है इस पर तो चौधरी साहब, और लोग नाराजगी होगी चुनाव में तो दिख भी जाएगी, लेकिन नहीं, ठीक, अभी आप जो कह रहे थे, इतने हमने घर बनाए, इतने मकान बनाए, 20 लाख मकान बनाए, उसमें बालकनी भी दी थी, टॉयलेट भी दिया था, 80 लाख मकान आप कह रहे हैं अधबने खड़े थे। अरे उसके बाद तो 2 चुनाव हार गए आप। नहीं, देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, ये देश भावनाओं में बहने वाला देश है। इस देश में जब जाति और धर्म की राजनीति होगी
तो लोग बहक जाते हैं। लोग बहक गए थे। अब ये 300 पार का नारा देने वाली दलितों की देवी वाली बात मलूक नागर जी कह रहे थे ना। अभी धर्मवीर तिवारी जी सांसद दलितों की देवी की बात मलूक नागर जी आपके साथ ही यहाँ पर कह करके भागे साइक मोटरसाइकिल से। जातियों की बात ये आप केवल टोपी ट्रांसफर ना करें कि कोई एक विशेष पार्टी करती है। पड़ रहा है 5 विधानसभा जिताने के लिए। देखिए मैं सिर्फ इतनी आपकी बात से सहमत हूं धर्मवीर चौधरी जी, अगर लोगों ने वाकई काम देखकर वोट किया होगा, काम अगर सिर्फ काम देखकर वोट किया है इनका, जो हुआ या नहीं हुआ वो अलग विषय है, तो बड़ी अच्छी बात होगी हमारी राजनीति के लिए। आलोक भट्ट जुड़ गए हमारे साथ। आलोक जी, बड़ी अच्छी चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या कोई जो बीजेपी दावा करती है कि एक लाभार्थी वर्ग है जिसको केंद्र की या राज्य की योजनाओं का लाभ मिला होगा, तो वो जात पात नहीं देखेगा, वो धर्म नहीं देखेगा, वो वोट करेगा उसके लिए जिसने उसको वो सुविधा दी होगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में वाकई इतने बड़े पैमाने पर जमीन पर लोगों को वो सुविधाएं मिली है जिनका प्रचार होता है? आपका सिस्टम शायद म्यूट है आलोक जी, चेक कर लें एक बार। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आलोक जी सिस्टम अपना। देखिए एक बार चेक करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ आप बोले। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इन चुनाव में एक नया वर्ग जो वोटर्स का उभर के आया है, वो बेनिफिशियरीज का एक वर्ग है। अभी तक चुनाव जो लड़े जाते थे, एक लड़ा जाता था कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सारे ग्रुप्स अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार एक नया बेनिफिशियरी वर्ग भी एक निकल के आया है, जो जिसको सरकार की, मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिला है। और उस वर्ग का वोट निश्चित तौर से पे भाजपा को जा रहा है। इसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा एक तबका है। जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो घर मिले हैं, उसमें यूपी में काफी एक अच्छा खासा नंबर है उसका। ऐसे ही राशन का जो गरीब कल्याण वाला के वो फैक्टर था, वो भी फैक्टर इस इलेक्शन में काफी काम किया है। तो ये बोलना कि बेनिफिशरीज को का उस पे वोट नहीं पड़ा है, ये गलत है। और इसका तो कोई 6,000 रुपए बांट रहा है, कोई शराब के पैकेट बांट रहा है, भिखारी बना दीजिए इनको। आप इनको जो है नौकरी मत दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दीजिए देश की। ये तो क्या आपकी सरकार आई तो आप बंद कर देंगे सारे काम? धर्मवीर जी एग्जैक्टली इनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल, हम तो रोजगार देने का काम करेंगे। नहीं, पहले बताइए, आप टॉयलेट, आप घर बनाना, टॉयलेट बनाना बंद कर देंगे, राशन बांटना बंद कर देंगे, किसान को पैसा देना बंद कर देंगे, 20-22 करोड़ लोग तो यूपी की समस्त मकान बना के देंगे। सौरभ जी, हम भूमिहीनों को पट्टे काटेंगे, फिर रोजगारों को रोजगार देंगे, बैकलॉग की भर्तियों को भरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार नहीं होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ चलेंगे। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उतने प्रतिनिधित्व देंगे लोगों को। तो आप कहां से आप बात करें? अब ये चुनावी भाषण बंद कीजिए। अब चुनावी भाषण मत कीजिए। अब ये तो अब चुनाव तो डल चुका है, 10 तारीख को पता लग जाएगा अब ये चुनाव की औकात का। अब देखिए शब्दों का यूज कैसे कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, समय कम है इसलिए सुब्रत पाठक जी आपके आप असेसमेंट जानना चाहते हैं हम, कम से कम पे कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना सीट आपको मिलने वाली है इस बार? एक मिनट, देखिए इनका दावा तो सुन के जाइए ना जी। ठीक है पाठक साहब, देखिए हमने तो पहले ही आपसे एक बात कही है कि जिस प्रकार से हमको जो नीचे जो माहौल दिखाई पड़ा, अब हमारा जो क्षेत्र जो मध्य उत्तर प्रदेश में आता है, जो कन्नौज वहाँ के ऊपर, उसके बाद में फिर हमारा जो ये काशी क्षेत्र में मेरा रहना हुआ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था, तो इस आधार पर जो मैंने देखा एक जैसी स्थिति, जो कन्नौज की स्थिति दिखाई पड़ी, भाई मुझे जौनपुर की स्थिति दिखाई पड़ी। एक विशेष जाति संप्रदाय को छोड़कर समाजवादी पार्टी का कहीं हमें कोई आधार जनाधार कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। तो सारी जातियां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए दिखाई पड़ी, और यहाँ तक कि बहुजन समाजवादी पार्टी को भी वोट देने वाले जो वर्ग है उसमें भी एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कुल मिलाकर अब इसको संख्या में यदि कन्वर्ट करें तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता मैं नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ जो पिछली बार जो माहौल था
उससे भी आपको पता ही अधिक कुछ नहीं है दीन दुनिया वोट का। जो है भारतीय जनता बस कुछ नहीं पार्टी बोलना को है, मिलना बैठ के चाहिए, टीवी उससे पर। अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार 312 आप जीते थे अपने मतलब आपकी जेल अपनी में पार्टी साक्षी महाराज क्यों मिलने समेत गए थे? अपने इसको भी जरा सहयोगियों के 325 प्रकाश तो डाल उससे दीजिए। ज्यादा ही मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। चलें ठीक है, समय आपको बताते चले 6 बजने को है और ठीक अनिश्चित रूप से 6:30 बजे 300 से ऊपर हम हम आपके लोगों सामने को आंकड़े सीटें एक एक करके मिलना रखना शुरू कर देंगे। यूपी में आखिरी राउंड का मतदान खत्म होने वाला है, इंतजार है बस अब नतीजों का, एग्जिट पोल के नतीजों का। थोड़ी देर में एग्जिट पोल के रुझान आना शुरू होंगे। फिर आपको बता दें इंडिया टीवी आपको एक साथ दो एग्जिट पोल आज दिखाने वाला है। पहला पोल सीएनएक्स ने किया है और दूसरी हमारी एजेंसी जो हमारे साथ है वो है ग्राउंड जीरो रिसर्च। दोनों टीमें लगी हुई थी, डेटा आने लगे हैं क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान जारी है अभी भी, और वो आंकड़ा जुड़ जाएगा जब पिछले आंकड़ों के अंदर, तो आपके सामने फाइनल नतीजा होगा। एग्जिट पोल का डबल डोज आपकी स्क्रीन पर नंबर्स के साथ होगा थोड़ी देर में। 10 मार्च को जो होने वाला है आज उसका एक इशारा आपको मिल जाएगा। पूरी क्लियर पिक्चर की एक तस्वीर जरूर हम आपके सामने रख पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे या अखिलेश, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे या फिर हरीश रावत गद्दी संभालेंगे, पंजाब में चन्नी रिपीट होंगे या भगवंत मान और सुखबीर बादल के बीच सीएम की रेस की होड़ होगी, गोवा में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं और 5 राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स की टीम भी हमारे साथ जुड़ेगी। जी हाँ, शशि हमारे साथ हैं। शशि, आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं, जैसे अब डेटा फाइनल डेटा आएगा, इसको कंपाइल करने में आपको कितना वक्त लगता है? जी देखिए हमने 6:30 का वादा कर दिया है। जी हम 6:30 से दिखाएंगे। जो स्टेट वेस्ट स्टेट का तो चुनाव पहले ही हो चुका है, हम उत्तर प्रदेश तो 8 बजे के बाद लेकर आएंगे। ठीक है। तो जी तो 6:30 से हम उस डाटा को फिल्टर करेंगे और फाइनल जब पोलिंग हो जाएगा तो उसके बाद ग्राउंड से वो डाटा आएगा। मुश्किल से 40 मिनट लगेगा उसको पूरा फिल्टर करने में, तो मतलब 7:30-8 बजे तक हमारे पास फाइनल फिगर रहेगा। लेकिन जो जहां चुनाव पूरा हो गया वो तो हम 6:30 से दिखा सकते हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, वो 6:30 आपको हम 6:30 और बाकी हम दिखाना चाहे तो अगर फेज वाइज दिखाना चाहे तो हम उत्तर प्रदेश का भी 6 फेज का एक बार सर आप व्यूअर सोचते होंगे कई बार कि होता क्या है एग्जिट पोल, ये बता दीजिए। देखिए एग्जिट पोल ओपिनियन पोल में बेसिक फर्क है कि चुनाव के पहले जब आप सैंपलिंग लेकर लोगों को जानते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है तो ओपिनियन पोल होता है, और मतदान के बाद जब वो सैंपलिंग करते हैं कि कौन जीता कौन हारा वो एग्जिट पोल होता है। बस यही बेसिक फर्क है। कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे एग्जिट पोल का मतलब जैसे ही वो वोट डाल करके एग्जिट होता है तभी आप उससे पूछ लेते हैं बताओ किसको वोट। ना उसमें कोई एक जो जीता विन, जो हारता एग्जिट। और इस बार यूपी में थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत टाइमिंग भी दी थी कि हर फेज के बाद गैप था 4-5 दिन का, तो बहुत समय मिल रहा था कि आप लोगों का रुझान जान पाए। अच्छा ये बताइए, लोग सच सच बता देते हैं कि वो किसको वोट करने वाले हैं? टाइम देना पड़ता है। अगर आप 20 मिनट से 25 मिनट एक वोटर्स को दे तो आप निकलवा लेंगे कि किसको। एक वोटर को 20-25 मिनट दिया आपने? हाँ देना पड़ेगा आपको। कम से कम हर कंस्टिट्यूएंसी में 50 वोटर को इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपने जो एग्जिट पोल किया है ये नतीजों के करीब रहेगा? जी मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये जो शशि शंकर सिंह है उनकी एजेंसी है ग्राउंड जीरो रिसर्च, उनका एग्जिट पोल है, उनका दावा है कि वो नतीजों के आसपास ही जो है वो रहने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।